एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारे क्लास 10th का टॉपिक है विद्युत का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने विद्युत क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में। विद्युत प्रभाव के दौरान इलेक्ट्रॉन के चलने में जो रुकावट होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि इसको एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके काम करने में कोई रुकावट आ जाती है तो उस रुकावट को हम प्रतिरोध कह देते हैं। इसी तरीके से हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से नेगेटिव तक जा रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव से बल्ब के नेगेटिव तक। तो अगर उस दौरान कोई रुकावट आ जाती है तार में तो उस रुकावट को हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कह देते हैं। अब इसका हमारा कारण क्या हो सकता है? यह इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराने के कारण या इलेक्ट्रॉनों पर परमाणुओं के नाभिक के आकर्षण द्वारा उत्पन्न रुकावट के कारण होता है। मान लीजिए आप किसी तार में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित कर रहे हैं और आपस में कोई इलेक्ट्रॉन्स टकरा जाएं तो उसकी वजह से जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको हम प्रतिरोध कह देते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं ओम। इसको जो हमारा रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है उसको हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं, कैपिटल आर से हमारा दर्शाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा ओम का नियम। ओम हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नियम दिया था प्रतिरोध के ऊपर कि प्रतिरोध किसकी वजह से बढ़ती है, घटती है या किसकी वजह से होती है। तो उस बारे में ओम नाम के एक साइंटिस्ट ने ये नियम दिया था। यदि तार की लंबाई, तापमान इत्यादि में कोई बदलाव न हो तो तार में बह रही विद्युत धारा इस पर लगे विभवांतर पर अनुक्रमानुपाती निर्भर करती है। यहाँ आर प्रतिरोध है। अब हमने यहाँ पे क्या समझा, मान लीजिए किसी तार में कोई मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, तार बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है या उसका तापमान बढ़ गया है तो वो चीज़ बिल्कुल भी प्रतिरोध में प्रतिरोध नहीं करती, बिल्कुल भी रुकावट नहीं बनती, उससे कोई अंतर नहीं आता। इसमें हमारा एक फॉर्मूला बनता है, विद्युत धारा हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विभवांतर के, मतलब कि जो हमारी आई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी के, या फिर विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद्युत धारा के। यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स बनकर आते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखने हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम जल्दी से जल्दी एग्जाम में, और बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 10th की, तो उसमें आपको इजीली न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमारा बनता है V = IR। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी विद्युत धारा मतलब कि I होती है, करंट होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विभवांतर मतलब कि V के। मतलब कि अगर आप करंट बढ़ाते हो तो अंतर बढ़ेगा, करंट कम करते हो तो अंतर भी कम हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा V = IR हमारा एक फॉर्मूला बन के तैयार होता है। V हमारा विभवांतर है, R हमारा प्रतिरोध है और I हमारा विद्युत धारा है। इसके बाद आता है ओम के नियम को स्थापित करने के लिए परिपथ। परिपथ मतलब कि जहाँ से वो करंट या जो हमारा विद्युत धारा है वो फ्लो करेगी। तो यहाँ पे हमारा एक फ्लो चार्ट है, हमारा एक डायग्राम है जिसमें हमारी एक बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्ज से हमारा आई निकलता है और नेगेटिव से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ये हम पहले वाली वीडियो में इजीली आपको समझा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखिए, चैनल पे है। फिर इसके बाद हमारा ये ग्राफ आता है। ये ग्राफ पूछ लिया जाता है हमारा MCQ में कि V और I के बीच में, मतलब कि विद्युत धारा और जो हमारा विभवांतर है उसके बीच में कैसा ग्राफ बनता है। तो उसमें हमारी एक स्ट्रेट लाइन वाला, सीधी लाइन वाला ग्राफ बनकर तैयार होता है। तो ये हमारे MCQ के लिए छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, धारा नियंत्रक की मदद से परिपथ में धारा की मात्रा को बदला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ से करंट ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रत्येक बार अमीटर से धारा और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान नोट किया जाता है। तो ये सारी बातें वही हैं जो मैंने अभी आपको समझाई थी थोड़ी देर पहले।
इसके बाद आता है हमारा चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारा प्रतिरोध है जिससे प्रभावित होता है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? तार की लंबाई, तार की मोटाई, तार का तापमान और तार की धातु की प्रकृति। मान लीजिए आपका तार बहुत ज़्यादा लंबा है तो वो भी रुकावट का कारण बन सकता है। अगर तार मोटा होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या फिर जो हमारे करंट फ्लो कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें भी दिक्कतें आ जाती हैं। तार का तापमान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए उसमें से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपकी करंट है वो फ्लो हो रही है और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो तार का जो है तार वो फटने का या ब्लास्ट होने का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये भी एक तरीके का प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तार की धातु की प्रकृति, काफ़ी तार के मतलब धातु मतलब वो तार किस चीज़ का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, किस चीज़ का बना हुआ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रतिरोधकता। यहाँ से हमारा ज़रूर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में, हमारा बोर्ड एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे हमारी प्रतिरोधकता क्या होती है? जिस कारण से जो प्रतिरोध लग रहा है, किसी काम को करने में जो प्रतिरोध कर रहा है, कोई हमारा मतलब रुकावट बन रही है, तो उस चीज़ को हम प्रतिरोधकता कह देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बनता है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब कि जो हमारी प्रतिरोधक है वो सीधी लेंथ पर, उसकी जो तार की लंबाई है उस पर निर्भर करेगी। अगर आपकी तार की लंबाई बहुत ज़्यादा है तो रुकावट आनी ही आनी है। दूसरा है हमारा R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर आपकी जो एरिया है, तार की जो मोटाई है, अगर वो कम होगी तो प्रतिरोधकता नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपका तार ज़्यादा पतला है तो आपकी उसमें प्रतिरोधकता मतलब रुकावटें आएंगी। तो ये बहुत ही सिंपल एमसीक्यू के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस बन जाते हैं, एमसीक्यू के लिए भी और न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला बन के तैयार होता है, R इज इक्वल्स टू रो L/A। इसको हम बोलते हैं रो, RHO, रो मतलब जो रेजिस्टेंस, R हो गया हमारा रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, और रो मतलब ये हो गया हमारा प्रतिरोधकता, जिसको हम चालक भी बोल देते हैं, जो कि हमारा डिपेंड करेगा लेंथ पे, मतलब कि उसकी लंबाई पे, और एरिया पे, उसकी मोटाई पे। ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित कौन कौन करता है? तार की लंबाई, तार की मोटाई, तापमान और तार की धातु की प्रवृत्ति, कि वो किस धातु का बना हुआ है। यहाँ रो चालक की प्रतिरोधकता कहलाती है। यह धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये अभी हम सारी बातें अभी डिस्कस कर चुके हैं कि वो धातु क्या है, किस चीज़ का वो तार बना हुआ है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का या किसी और धातु का, ब्रास का, बहुत सारे धातु होते हैं, तो वो किस धातु से बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ये नोट में, चालक की लंबाई या मोटाई बदलने से प्रतिरोध में बदलाव आता है, परंतु प्रतिरोधकता हमेशा एक समान रहती है। मान लीजिए कि आपकी लंबाई और मोटाई तार की बहुत ज़्यादा है, तो उससे सिर्फ प्रतिरोध होगा, मतलब उससे सिर्फ रुकावटें आएंगी, लेकिन रुकावट आने की वजह से जो सप्लाई है करंट की, वो बिल्कुल भी बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए तांबे की बनी विभिन्न तारों का प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है, परंतु इसकी प्रतिरोधकता हमेशा एक समान होती है। अगर तार किसी भी धातु का बना हुआ है, मान लीजिए तांबे का बना हुआ है या फिर आपका एल्यूमिनियम का बना हुआ है या कॉपर का बना हुआ है, किसी भी चीज़ का बना हुआ है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रतिरोधकता पर। सिर्फ कहाँ पर प्रभावित करेगा? सिर्फ प्रतिरोध पर। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब थोड़ा सा हम एक ब्रीफ कर लेते हैं। आज हमने इस वीडियो में पूरा क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध जो होती है वो रुकावट होती है। दूसरी बात, जो रुकावट है वो 4 चीज़ों से प्रभावित होती है, तार की लंबाई, तार की मोटाई, तार का तापमान और तार की धातु। इसके बाद हमने पढ़ा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। प्रतिरोधकता जो है वो हमारी कैसे डिपेंड करती है? अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर लेंथ कम होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो वो क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा।
अगर एरिया कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगी और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगी, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको यहाँ पे काम की बात सिर्फ इतना याद रखना है कि R इज रो L बाई A फॉर्मूला होता है हमारा। अगर आपका R बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा, L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। अगर R कम होता है तो L भी कम होगा, लेकिन अगर आपका A बढ़ता है तो R कम हो जाता है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो है उसमें पूरा ही क्लियरली करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को जब हम कर लेते हैं, टॉपिक को पढ़ना अलग बात होती है, वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनकर आ रहे हैं वो अलग बात होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है। पुराने वाला जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ था वो बंद हो चुका है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही चैनल पे अपलोड होगा, तो उसके लिए बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा। थैंक यू।